बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम 21 अगस्त 2024 वेंसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ट्रबल ट्रिब्यूनल्स। बेसिकली ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, 2024 के 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद उनकी अपीलों का फैसला सुनने के लिए कि जिनको लोगों को फैसलों पे एतराज़ थे, वो जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाले सारी मामला चल रहा है, उस हवाले से जो ट्रिब्यूनल्स बने, अदालतों ने जो बनाए, उसने अभी तक कोई प्रॉपरली काम करना शुरू नहीं किया और सिर्फ फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 7% जो पिटिशंस हैं उनको रिजॉल्व किया गया है, और वो भी ज़्यादातर बलूचिस्तान में है। और जो बाकी केपी, सिंध और पंजाब में जहाँ पे ज़्यादा लैप्सेस और या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे तो बहुत ही कम परसेंटेज है केसेस की जो कि रिजॉल्व हुए हैं, और पंजाब में सबसे कम है क्योंकि ज़्यादा इशू ही है ही पंजाब में। तो इसलिए ये चीज़ एक बड़ी अलार्मिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के जो दिए गए जजेस हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए, उनको कबूल नहीं कर रहा और उनको जो है ना वो ट्रिब्यूनल्स में काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा, जो कि एक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक सैड साइन है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक ना पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम का फेलियर हमें नज़र आता है। और अगर हम इसमें मतलब अगर हम बेसिक ह्यूमन राइट्स को देखें तो जो 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स का पीरियड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इलेक्शन की अपील्स के लिए ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना होता है, वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो लोगों के सिटीजन्स के राइट्स हैं, वो सही तौर पर अपनी जो है ना वो इन्फोर्स नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बना है। और ये जो एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि फरवरी 9 को जो रिज़ल्ट्स चेंज किए गए, और स्पेशली जो पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से बाहर निकाल कर फिर रिज़ल्ट बनाए गए, और उसमें बिल्कुल कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फाइनल रिज़ल्ट बनाते हुए हम जो है हमें मतलब हमारे पोलिंग एजेंट्स या हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो जो खुद कैंडिडेट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो इदारे होते हैं बेशक वो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मतलब ये इदारे जो होते हैं इन्होंने एक थर्ड पार्टी आर्बिटर का काम करना होता है। लेकिन लग ये रहा है कि ये जो इदारे हैं, स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रल का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद एक पार्टी बना हुआ है, और ख़ुद उस पार्टी बनने की वजह से ये इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे नहीं कर रहा, और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का काम होता है ये नहीं कर रहा, बल्कि सूरत हाल को मज़ीद गंभीर कर रहा है और हालात को बिगाड़ रहा है। और बहुत ट्रेजिक बात यह है कि ये ओवरऑल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान की स्टेट के लिए बहुत ये सूरत हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि इससे सिटीज़न्स का और स्टेट का जो आपस का रिलेशन है वो बहुत वीक होता है। क्योंकि जब ये सिटीजन्स ये समझते हैं कि जिन जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया है वो लोग हार गए हैं, और जिन लोगों को वोट दिया ही नहीं है, लोगों ने या बहुत कम लोगों ने दिया है और उन्होंने हारना था वो जीत गए हैं, तो फिर कहाँ पे आज़ादी रह जाती है और कहाँ पे शख्सी आज़ादी और वो सारा। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो परमानेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर है उसको फेल कर रही है, और हमारे लोगों को मायूस कर रही है स्टेट से। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर काम होना चाहिए।
रेज का मतलब होता है शिद्दत होना चीज़ों में, मंजूरी, गुस्सा लाना ये भी होता है। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना। इसी तरह से इम्पार्शियलिटी का मतलब गैर जानबदारी। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। लिंगर का मतलब होता है ताखीर करना, देर करना किसी भी मामले में। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, उसकी हैसियत कम करना, उसकी अहमियत कम करना। इसके बाद सेकंड वाला जो है वो है सीज फायर फार्स। सीज फायर फार्स का मतलब है कि सीज फायर जो ड्रामा है ये चल रहा है आजकल। और आजकल मिडल ईस्ट में जो एंथनी ब्लिंकन है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आए हुए हैं। और वो कभी इजराइल में, कभी इजिप्ट में, कभी कतर में वो दौरे कर रहे हैं ताकि एक कोई सीज फायर हो सके। लेकिन बेसिकली अमेरिका जो है वो सीज फायर में सबसे बड़ी रुकावट खुद है। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि सीज फायर के नाम पे, जंग बंदी के नाम पे पहले इजराइल की जो इंटरेस्ट हैं उनको सेव किया जाए और जंग बंदी बाद में हो। तो ये तो नहीं होता ना कि एक बंदा, एक जो कंट्री है वो जालिम भी है, वो जुल्म भी कर रहा है, वो दूसरों को मार भी रहा है और उसी के इंटरेस्ट को पहले सेव किया जाए। तो फिर तो किस तरह की जंगबंदी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकन इलेक्शन भी आ रहे हैं। और उस अमेरिकन इलेक्शन में नवंबर में जो होने हैं उसमें डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, जो बाइडेन की गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि हम जब इलेक्शन में जाएं तो ये जंगबंदी हो चुकी हो, ताकि अमेरिकन जो अमेरिकन पीपल हैं, जो अमेरिकन वोटर्स हैं, वो इस माइंड के साथ फैसला ना करें कि इसराइल एक जालिम है और उस जालिम को सपोर्ट करने वाली हुकूमत डेमोक्रेट्स की है, तो हमने उनको वोट नहीं देना। तो वो इस बात से भी डर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो जो प्रायोरिटी है वो है कि इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी हमास सीज फायर में, जंग बंदी में सबसे बड़ी रुकावट है। हालांकि ये बात हकाइक के बिल्कुल बरक्स है। ज्यादा से ज्यादा जो बंदे मार रहा है, जो लोगों को मार रहा है, जो कंप्लीट विक्ट्री के जो वो दावे कर रहे हैं कि जी हम कंप्लीट विक्ट्री तक जंग जारी रखेंगे, ये सारा कुछ तो इसराइल कर रहा है। तो हमास की तरफ से तो किसी किस्म की कोई मूव ही नहीं है। तो वो कैसे जंग बंदी में प्रॉब्लम है? इसलिए ये एक सरासर एक गलत अप्रोच है। और अमेरिका ही असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जंग बंदी में। क्योंकि अमेरिका जो इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है पहले और बाद में कुछ और, तो इस तरह से तो जंग बंदी फिर नहीं हो सकती। और इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल खुद भी जंग कर रहा है। और फिर जो ईरान ईरान जैसे कंट्रीज हैं उनको भी वो ईरान जैसे जो कंट्रीज हैं उनको भी वो एक तरह से प्रोवोक कर रहा है कि वो किसी तरह से जंग में आए और इसराइल जंग के दायरे को फैला सके। ये भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जंग बंदी सिर्फ एक ड्रामा है जो अमेरिका ने रचाया हुआ है मिडल ईस्ट में। अदरवाइज वो सीरियस नहीं है इस सारे मामले में। अच्छा, इसमें जो फार्स है वो एक ड्रामा है, ड्रामा कहते हैं। तंज बेसिकली एक ना झूठा ड्रामा जिसको हम कह सकते हैं वो फार्स होता है। बिसीज का मतलब घिरा हुआ, जिसको हम उर्दू में मैसूर भी कहते हैं। गोलबोस का मतलब होता है असल मकासद। तो असल मकासद मतलब जो टारगेट होता है। सेसेशन का मतलब होता है रुक जाना, रुकावट, रुकाओ, किस चीज़ का स्टॉप होना। और टेंजिबल का मतलब होता है ठोस, सॉलिड।
इल्यूजन का मतलब होता है नज़र का धोखा। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है जी साइलेंसिंग एक्सप्रेशन। ये जो ओन अली खोसा जो एक आर्टिस्ट हैं, जो सैटेरिस्ट हैं, जो एक तंजिया गाने बनाते हैं या वो मिमिक्री करते हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इन्हें कहा जा सकता है। ये ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में, मजाक के अंदाज में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और सोशल और चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो उनको अगवा किया गया पिछले दिनों, और वो वीडियो जो उन्होंने गवर्नमेंट की ये बिजली के बिलों और इस हवाले से बनाई थी वो डिलीट करवाई गई। उनको 2-3 दिन हिरासत में रखा गया, लेकिन ये अगवा किया गया था। किसी भी किस्म के कानूनी प्रोसेस के साथ ये काम नहीं हुआ था। जो मास्क्ड मैन हैं वो आए, वो उनको उठा के ले गए, 2-3 दिन अपने पास रखा। अब वो रिलीज हो गए हैं, वीडियो भी डिलीट हो गई है, और ये सब कुछ सबको नज़र आ रहा है कि कौन ये इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस कर रहा है। पहले तो ये बलूचिस्तान में ही मामला था, लेकिन अब ये पूरे कंट्री में मौजूद है, स्पेशली पंजाब में। और ये नज़र आ रही हैं चीज़ें कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। तो एडिटर कहता है कि ये जो हमारी जो स्टेट है वो अब इस तरह की छोटी छोटी सोचों पे उतर आई है, और एक पागलपन पे उतर आई है, और इस तरह के जो एंटिक्स है, यानी कि जो इस तरह की मस्खरापन है वो कर रहे हैं। और बिल्कुल पागल हो गई है स्टेट इस तरह के छोटे छोटे मामलात में। ये सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, डेमोक्रेसी में लोग आज़ाद होते हैं अपनी बात करने के लिए। लोग डेमोक्रेसी में अपना अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद में रहकर उनको इजाज़त होती है कि वो जो चाहें करें। लेकिन ये मास्क मैन आते हैं और वो लोगों को उठा के ले जाते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और इससे कभी भी डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी, कभी भी इससे मुल्क स्ट्रांग नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खलीज है जो पैदा हो रहा है जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनमें और आवाम में। और ये चीज़ जो है ये एक तरह से हमारी स्टेट को बेसिकली वीक कर रही है, कि हम लोगों को एक्सप्रेशंस की इजाज़त भी नहीं दे रहे। एक तरह से देखा जाए तो एक बंदा जिसका मज़ाहिया कोई एक्ट करके या सॉन्ग्स बना के या कोई स्किट्स बना के मज़ाहिया बना के वो अपने चैनल्स पे डालता है, और वही उसकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, अगर आप उसी को छीन रहे हैं तो वो आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स को ही वायलेट नहीं कर रहे बल्कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी छीन रहे हैं। तो इस तरह से ये जो टैक्टिक्स हैं, और इंटरनेट की स्पीड भी स्लो की गई है, उससे भी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है पूरे कंट्री में। तो ये टैक्टिक्स जो हैं वो आज के दौर में कभी जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं हो सकते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ ना करे और ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखे। अनसेटलिंग का मतलब होता है परेशान कुन, जो चीज़ सेटल नहीं हो पा रही। अलेजडली का मतलब मुबैना तौर पर कि कहा यह जाता है। फिर उसके बाद फोस्टर का मतलब होता है फ़रोग पाना, किसी चीज़ को फ़रोग देना, किसी को वो करना, प्रमोट करना। डिसेंटर का मतलब होता है अलहदगी पसंद। और रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला। तो ये वो कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में भी, जब आप इसकी प्रेसी वगैरह लिखें तो भी यूज़ हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।